जी हाँ, सही पढ़ा आपने। ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं ठाकुर, ये सफलता का फंडा है। जी हाँ, आज जो भी मैं न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ चैप्टर कैपेसिटेंस क्लास 12 के, ये करने के बाद आपको कोई और वीडियो न्यूमेरिकल्स के लिए देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। इसलिए ये वीडियो पूरा और आखिरी तक ज़रूर देखें। तो शुरू हो जाइए अपने आज के लेक्चर की तरफ। प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो बढ़िए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। पहला क्वेश्चन, n drops of mercury of equal radii and possessing equal charges combine to form big drops। बच्चे, बहुत सारी छोटी छोटी मरकरी की ड्रॉप्स हैं। कितनी? n ड्रॉप्स। कह रहे हैं उन सब का रेडियस भी इक्वल है, इक्वल चार्ज है सबका। ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, इसने मिलके बड़ी ड्रॉप बना दी। कंपेयर द चार्ज capacitance and potential of bigger drop to with the corresponding quantities of individual drops। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन प्यारे। ये क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर, क्योंकि ड्रॉप्स स्फेरिकल होती हैं और चार्ज हैं, ये मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं। तो हमने ये बताना है कि बड़ी ड्रॉप और छोटी ड्रॉप के चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस प्यारे आपके पास आएंगे उसमें हमेशा पहले आपको ये देखना होगा कि ड्रॉप्स जब मिलेंगी तो उनकी कौन सी चीज सेम रहेगी। सबसे पहले तो बेटा वॉल्यूम, टोटल इसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल इसकी वॉल्यूम। n ड्रॉप्स की वॉल्यूम कितनी होगी? n ड्रॉप्स की वॉल्यूम होगी n इंटू 4/3 पाई r क्यूब, अगर इसका रेडियस r है। और ये मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं, तो एक बड़ी ड्रॉप की वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ r रख दिया बड़ी ड्रॉप का रेडियस। 4/3 पाई r क्यूब क्यों? क्योंकि स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है और ड्रॉप्स स्फेरिकल शेप की हैं, तो स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लगाया है। ये कट गया, n r क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब, यानी दोनों तरफ अगर हम क्यूब रूट ले लें तो क्या बन जाएगा? n टू द पावर 1/3 और r। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि बिगर ड्रॉप का रेडियस कितना होगा। दूसरी बात, एक और कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। इन सारी ड्रॉप्स का अगर टोटल चार्ज ले लें तो ऑब्वियसली इस पे जो टोटल चार्ज है इन सब का मिला के चार्ज होगा। यानी अगर हम चार्ज की बात करें तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा? एक ड्रॉप का Q, तो n ड्रॉप्स का n इंटू Q, और इसका टोटल चार्ज कितना मान लें? कैपिटल Q, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू NQ। ये दो बातें हमें पता चल गई। तो सबसे पहले हमें चार्ज का रेशियो निकालना है। किस किस का चार्ज? बड़ी ड्रॉप का चार्ज टू छोटी ड्रॉप का चार्ज। ये तो हमारा यहीं से आ गया, Q की जगह लिख दे रहे हैं NQ अपॉन Q, Q से Q कट गया, n/1, यानी रेशियो आ गया n:1, या सिर्फ n भी लिख सकते हैं। जहां पे भी वर्ड यूज करा है कंपेयर, कंपेयर का मतलब क्या निकालना है आपको? रेशियो। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कैपेसिटेंस का रेशियो निकालो। बच्चे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, बिगर ड्रॉप की अगर बात करें, ऊपर बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस और नीचे स्मॉलर ड्रॉप का कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है जिसका रेडियस r है? जी हाँ, 4πε0 r ऊपर और वही 4πε0 r नीचे। लेकिन स्मॉल ड्रॉप है तो स्मॉल r, बड़ी ड्रॉप है तो उसका रेडियस कैपिटल R। ये कट गया, कैपिटल R ये लीजिए हम निकाल चुके हैं। ये देखिए, तो पहले से निकाल के रखिए, आगे कहीं ना कहीं लग ही जाना है। R इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू r अपॉन r, तो लीजिए रेशियो आ गया n टू द पावर 1/3। थर्ड पार्ट कह रहे हैं पोटेंशियल का रेशियो निकालो। पोटेंशियल बिगर ड्रॉप का अपॉन स्मॉलर ड्रॉप का। प्यारे,
बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल की बात करें तो स्फेयर की पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बोलो क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला? जी हाँ, Q/R। लेकिन बिगर ड्रॉप है तो ऊपर कैपिटल Q और कैपिटल R, और नीचे स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल का फॉर्मूला भी Q/R, लेकिन स्मॉल Q और स्मॉल r। लो ये कट गया, ये आपका बन गया Q/R इंटू R/Q, ये R ऊपर चला गया। यहाँ कैपिटल Q की जगह क्या लिख दो? ये लिखा है N इंटू Q, और कैपिटल R की जगह क्या लिख दो? n⁻⁴ 1/3 इंटू R। जबकि स्मॉल r और स्मॉल q वैसे रखने पर Q से Q कट गया, R से R कट गया। और अगर ये n⁻1 है और नीचे n⁻⁴ 1/3 है, ये ऊपर ले जाएंगे तो हो गया n⁻1 माइनस 1/3, यानी n⁻2/3। तो बेटा ये 3 पार्ट्स हो गए। बहुत ही सिंपल सा आंसर था, लेकिन क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि कैसे करेंगे। विश्वास मानिए, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो न्यूमेरिकल्स जो मैं कराने वाला हूं वो करने के बाद सारे न्यूमेरिकल्स चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो। बेसिक्स अगर नहीं पढ़े हैं आपने, आपको बेसिक्स पढ़ना है तो सारे थ्योरी के बेसिक्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठाकुर वहां से जाके जल्दी से क्लिक करके पढ़ के आ जाओ, तो ये आगे के न्यूमेरिकल्स और आसानी से समझ में आने वाले हैं। एक टिप और, कॉपी और पेन मेरे लेक्चर के साथ लेके बैठा करो, खास तौर से न्यूमेरिकल्स में। जो मैं कराता जा रहा हूँ साथ साथ में करते जाओ। पॉज करने के बाद अगर समझ में आ रहा है अपने आप करो, नहीं आ रहा है तो ही आगे बढ़ना। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा जल्दी जल्दी, लेकिन आप पॉज कर करके अपने आप करने के बाद ही आगे बढ़ोगे। चलिए प्यारे, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है देखिए, बोल रहे हैं a slab of dielectric constant K has the same area as plates। इसका क्या मतलब है कि डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है प्यारे, उसका एरिया सेम है। इसका मतलब ये है कि वो पूरी जगह घेर रहा है, मतलब एरिया जो प्लेट का एरिया है वही स्लैब का एरिया, एरिया सेम है। बट हैज थिकनेस, थिकनेस पूरी नहीं है। अगर प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है कैपेसिटर की, तो जो स्लैब है उसकी थिकनेस दे रखी है 3d/4, थिकनेस t is equal to 3d/4, where d is the separation between the plates. How is the capacitance change when the slab is inserted between the plates? शुरुआत में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस चल रहे हैं, हल्के हल्के लेवल बढ़ते जाना है। तो कह रहे हैं इसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले कैपेसिटेंस, जब यहां पे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं लगाया था तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D। लेकिन जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लगा देंगे जो पूरी स्पेस नहीं घेर रहा है, तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, याद करो, व्हेन पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T प्लस T/K। बहुत बढ़िया लग रहा है बोलने में, नहीं याद है अभी कर लो, D माइनस T प्लस T/K, D माइनस T प्लस T/K। तो प्यारे ये लीजिए, बस आपको करना क्या है, t की वैल्यू डाल देनी है। t है आपका 3d/4 प्लस t की जगह फिर से 3d/4, k वैसे ही, यहां पर d कॉमन आ जाना है, एप्सिलॉन नॉट A/D, बचना है 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 के। एलसीएम शेल्सियम ले लीजिए और एप्सिलॉन नॉट a की जगह क्या लिख दीजिए? c, तो c डैश हो जाएगा c, और अपॉन इसका एलसीएम लीजिए, ये 4k एलसीएम आ जाएगा, यहां बचेगा 4k माइनस 3k प्लस 3, 4k ऊपर ले जाइए तो ये हो गया 4k, 4k माइनस 3k, k और प्लस 3। तो ये लीजिए, नया कैपेसिटेंस पुराने के कितने टाइम्स हो जाना है? 4k/k प्लस 3 टाइम्स। तो आप शब्दों में लिख देंगे, इट विल बिकम 4k/k प्लस 3 टाइम्स। समझ पा रहे हैं? जल्दी से नोट कर लीजिए और हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे, अगला क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स
यानी प्लेट्स के बीच में क्या है, हवा है। ठीक है, जो बोलते जा रहे हैं मैं वो लिखता जा रहा हूं। पूरा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज होने की जरूरत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना लंबा क्वेश्चन कैसे बोलते जा रहे हैं, बनाते जाओ। हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। लो भैया 8 पिकोफैरेड का मतलब होता है 8 इंटू 10 टू द पावर, पिको बोले पारा, 12 पिको से 12। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ रिड्यूस्ड बाय हाफ। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये डबल कर दिया, ये हाफ कर दिया, तो हमेशा कॉलम वाइज करना चाहिए। पहले सेपरेशन इसके बीच की d मान लें और कह रहे हैं नई सेपरेशन कितनी कर दी, d/2, हाफ कर दी। एंड द स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। बीच में एक स्लैब डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। उसने ये नहीं बोला कि फुली फिल या पार्शली फिल, तो हम ये मानेंगे ही मानेंगे कि वो पूरा घेर रहा है। ठीक है, ये पूरा घेर रहा है, ये मानेंगे। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द सेकंड केस। अगर पहले कैपेसिटेंस इतना था तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी चल रहे हैं। अभी आगे मेन सवाल आएंगे। यहां पे कैपेसिटेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डाल दो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C दे रखा है आपको, ऐसा करो यहाँ पिकोफैरेड है, पिकोफैरेड में ही रहने दो, आंसर यहाँ भी पिकोफैरेड में ही आ जाएगा। 8 एप्सिलॉन नॉट A नहीं दिया, D की जगह D, जबकि यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, नया एरिया नया डिस्टेंस। नया कैपेसिटेंस क्या हो गया वो तो पूछा है, जबकि एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही एरिया की उसने बात नहीं करी थी कि एरिया ज़्यादा है कम है। जब बात ही नहीं करी है तो हम कंसिडर करेंगे कि एरिया सेम रखा गया है, तो यहाँ पे A' की जगह भी A, जबकि नया डिस्टेंस D/2। और क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी डाल दिया है तो बेटा सिर्फ एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, उसके साथ K भी आएगा। तो यहाँ पे K की वैल्यू 5, ये 2 ऊपर गया तो ये हो गया 10 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह क्या लिख दें, 8 लिख दें। तो ये लीजिए, यानी नया कैपेसिटेंस पुराने के 10 टाइम्स हो जाना है। कितना हो गया, 80, क्योंकि इधर पिकोफैरेड था तो ये भी पिकोफैरेड में ही आ गया। बहुत छोटे से क्वेश्चन हैं, ठीक है प्यारे, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहां पे आंसर करेक्ट कर लीजिए, इसका आंसर 80 होगा। नोट कर लीजिए। और प्यारे साथ साथ जब मैं कर रहा हूं तो आप पॉज करके अपने आप करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। प्यारे बोल रहे हैं अगले क्वेश्चन में क्या कि अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 चार्ज दे दिया, तो चार्ज लिख लीजिए 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम प्लस में। ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट and a charge of -1 into 10 to the power -8 on the negative plate of a capacitor। दो चार्जेस दे रखे हैं बेटा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही नया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है बेटा। जैसे कैपेसिटर होता है, बोले ये क्या सर, एक कैपेसिटर की प्लेट पे इतना और दूसरी प्लेट पे अलग। सर हमने तो पढ़ा है कि सेम चार्ज होता है, इस पे जितना प्लस क्यू देते हैं इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू एग्जैक्टली सेम चार्ज दूसरी प्लेट पे आता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा आता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, दूसरी प्लेट का जो चार्ज है वो चेंज कर दिया। पहली प्लेट का Q1 कर दिया और दूसरी प्लेट का Q2 कर दिया। तो प्यारे अगर दोनों प्लेट्स पे सेम चार्ज होता, एक पे प्लस Q एक पे माइनस Q, तो इसका अगर कैपेसिटेंस C दे रखा होता आपको, तो इसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सिंपली Q/C, जो भी इस प्लेट पे चार्ज है वो रख देते हैं अपॉन कैपेसिटेंस, तो इससे पोटेंशियल निकल आता है। लेकिन अगर इस केस में पोटेंशियल आपसे पूछा जाए, कैपेसिटेंस तो उसने दे दिया, यहां लिख दे रहा हूं कैपेसिटेंस है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटेंस तो उसने दे दिया, पोटेंशियल कैसे निकालोगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, Q/C लगाओगे
अरे Q बाई सी लगेगा तो, लेकिन फिर इस पे चार्ज कौन सा लोगे, ये वाला चार्ज लोगे या ये वाला चार्ज लो, सॉरी ये वाला लोगे या ये वाला 2 वाला या 1 वाला, यहाँ तो अलग अलग है, यहाँ तो एक ही था तो एक ले लिया। तो प्यारे मैं बता दूं आपको, जब भी यहाँ पे चार्ज लेने की बात आती है तो इन दोनों का एवरेज यहां लिया जाता है, इन दोनों का एवरेज लें, वैल्यूज का एवरेज लें, इस पे Q, तो एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2 कर देंगे। Q प्लस Q कितना हो गया 2Q, अपॉन 2 से 2 कट गया, Q बच गया। तो देखो यहाँ Q ले लिया जाता है जो आपको डायरेक्ट बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो Q की वैल्यू क्या लेंगे, निकाल लो, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ये लीजिए Q, सिर्फ वैल्यूज की बात कर रहा हूं, सिर्फ वैल्यू है यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 2, ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। तो यहाँ पे मेन यही कंसेप्ट समझाने वाली बात थी, चार्ज अलग होगा तो जो भी फॉर्मूले में आपको चार्ज लगाना होगा वो इन दोनों का एवरेज लगाओगे। तो लीजिए चार्ज की वैल्यू यहां लगा दीजिए, क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, अब आपका आसानी से आ जाएगा। Q की वैल्यू आप लगाएंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, माइक्रोफैरेड को चेंज करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 6। अब इसको अपने आप सॉल्व करिए पॉज करने के बाद और आंसर मैच करिए कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, पॉज कर करके अपने आप जरूर करेंगे तब ही मजे आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन बोले हैं फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड एज शोन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है प्यारे, वही चीज आ गई जो 10th क्लास में आपने रेजिस्टर्स को सीरीज या पैरेलल में किया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, यहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूले एक बार मैं आपको बता दूं और कुछ टिप्स भी दे दूं। प्यारे सीरीज में अगर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो उसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, और अगर पैरेलल में लगे हैं 3 जैसे तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, पैरेलल में ऐड हो जाने हैं, सीरीज में ये फॉर्मूला लगना है, ये आपको पता है। लेकिन टिप क्या दे रहा हूं, टिप 2 है। पहली ये कि बेटा अगर इक्वल कैपेसिटर्स लगे, कैपेसिटर जो लगे हैं वो इक्वल कैपेसिटेंस के लगे हैं सीरीज में, जैसे मान लें ये 10 10 और 10 का लगा हुआ है, तो आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए ऐसे करने मत बैठ जाना। ऐसे करने बैठ गए तो सुबह से हो जाएगी शाम और एग्जाम का समय हो जाएगा खत्म। ऐसे करोगे तो एलसीएम लोगे 10, ऊपर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 अपॉन 10, फिर इसे उल्टा करोगे तो 10/3। ऐसे अगर मैं आपको 7 दे दूं तो 7 बार लिखने बैठ जाओगे, प्लस 1/7 प्लस 1/7, और अगर 7 बार करते तो इस तरीके से देखो 7 बार ऐसे आता और फिर यहाँ पे 3 की जगह क्या हो जाता 7/10, और फिर इसका उल्टा करते तो 10/7। ऐसा मत करना, डायरेक्ट बता रहा हूं क्या करना। अगर इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो सिंपली इंडिविजुअल का जितना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए इंडिविजुअल वाले को डिवाइड कर देना नंबर ऑफ कैपेसिटर्स से। यहां पे 3 हैं तो 10/3 हो जाएगा, यहां 7 होते तो C डैश इज इक्वल टू 10/7 हो जाएगा, 2 होते तो C डैश इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा। तो इतने लंबे प्रोसेस से आप बच जाओगे, लेकिन अपॉन तभी करोगे जब सारे के सारे कैपेसिटर जो सीरीज में लगे हैं वो इक्वल हैं। ठीक है प्यारे, नोट कर लीजिए, अपॉन करके कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर 2 कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं इस तरीके से C1 C2, अलग अलग वैल्यू, सेम वैल्यू है तो हाफ कर देना है, 10 10 है तो 10/2, लेकिन अलग अलग वैल्यू है अगर तो ऑब्वियसली फॉर्मूला ऐसे लगाना शुरू करोगे आप। लेकिन मेरा हमेशा कहना रहता है कि 2 कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है तो ये फॉर्मूला मत लगाओ।
ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप देखो ये 6 है, ये 3 है, तो इसको लगाने बैठोगे 1/c = 1/6 + 1/3, फिर एलसीएम शेलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम आपका आएगा कितना 18 आएगा, 6 3 जा 2 6 जा, फिर ऊपर 9/18 और फिर जा ये तो 1/c आया, c निकालने के लिए उल्टा करो, अरे पूरी शाम हो गई। मैं कहता हूँ ये फॉर्मूला मत लगाओ, ये फॉर्मूले की बजाय एक नया फॉर्मूला याद करो। अगर इसी फॉर्मूले का हम पहले ही एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा C1 C2, तो ऊपर क्या बचेगा C1 + C2, और C निकालने के लिए इसे उल्टा करो तो ये हो जाएगा C1 C2/C1 + C2। प्यारे ये फॉर्मूला याद कर लो, दो कैपेसिटर्स के सीरीज में होने का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में C1 × C2 और नीचे वही C1 + C2, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। ऐसा करने से कितना आसान होगा, एक 6 फैरेड है एक 3 फैरेड है, तो सिंपली क्या करना है ऊपर मल्टीप्लाई करना है 6 × 3 और नीचे ऐड करना है 6 + 3। कितना आसान है, ऊपर हो गया आपका 18 नीचे हो गया 9, ये कट गया, आंसर देखो कितनी जल्दी आ गया। तो फॉर्मूला ये याद कर लो, बजाय इसके दो कैपेसिटर्स हैं तो दिस × दिस / दिस + दिस × दिस / दिस + दिस करके लगा देना, टाइम बचेगा। टाइम ही सब कुछ है, एग्जाम्स में आता सब है आपको, लेकिन हल्के हल्के कर रहे हो, पेपर छूट गया, कोई फायदा नहीं है। स्मार्टली काम करना है, टाइम मैनेजमेंट रखनी है, जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल्स करके दे देने हैं और फिर रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो चलिए अपने ये नोट करने के बाद मेन क्वेश्चन पे आ जाइए। बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालिए इसका, किसका, ये लीजिए इसका निकालिए रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। बहुत ही आसान है, 10th क्लास में रेजिस्टर्स में किया था, 12th क्लास में कैपेसिटर्स में कर रहे हैं। कैपेसिटर्स बच्चे ये दोनों पैरेलल में है, साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल है प्यारे, तो इन दोनों का निकाल लीजिए। पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाता है, ये 6 ये 6 और 6 मिलके हो गए 12। तो आप क्या करेंगे, इस फिगर को दोबारा बनाएंगे, ये वाला 12 माइक्रोफैरेड था ये वैसे ही बना रहेगा, ये वाला 12 माइक्रोफैरेड था ये वैसे ही बना रहेगा, और बीच में ये जो दोनों का मिला के 6 का कितना आ गया 12 आ गया। इसको ऐसे कर दीजिए 12। अब साफ साफ देखिए इसमें कौन से सीरीज या पैरेलल दिख रहे हैं आपको, ये तीनों के तीनों सीरीज हैं, और सीरीज का मैंने अभी फॉर्मूला बताया, ये वाला लगाने मत बैठ जाना 1/C3 क्या, अरे तीनों सेम है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जितना भी है अपॉन नंबर कर दो, 3 है 3 बार तो 12/3 4 माइक्रोफैरेड। ये माइक्रोफैरेड है तो ये भी माइक्रोफैरेड। समझ पा रहे हो, बचकाना सा न्यूमेरिकल था, एग्जाम में ऐसे नहीं आने हैं, लेकिन बेसिक से हम ऊपर बढ़ रहे हैं हल्के हल्के, तो ये करना भी जरूरी है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं प्यारे। अगले न्यूमेरिकल पे आ जाइए। अगला न्यूमेरिकल क्या है, बोल रहे हैं कि इफ C1 and C2 is equal to 3 picofarad and 2 picofarad, calculate the equivalent capacitance of the network shown in the figure। फिगर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B कहाँ है फिगर, ये वाली फिगर। बहुत ही बढ़िया बेटा, इसमें नई चीज पता चलने वाली है। ये C1 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ लिख ले रहे हैं 3 पिकोफैरेड। C1 है आपका 3 पिकोफैरेड, C2 है आपका 2 पिकोफैरेड, C2 है 2 पिकोफैरेड, C1 3 और C1 3, सब पिकोफैरेड में। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो आपको पहले ये जानना होगा कि इसमें कौन सीरीज है और कौन पैरेलल। ध्यान से सुनना बिल्कुल, जी हाँ प्यारे। ये आप देखिए, कुछ बच्चे बोले सर देखिए ये सीरीज में है, जो एक के बाद एक होते हैं इस तरीके से लगे हुए, ये सब सीरीज में होते हैं। सर देखिए ये सब सीरीज एक के बाद एक हैं सीरीज में। सर ये सब सीरीज हैं। जी नहीं ठाकुर, प्यारे ठाकुर, ये जो हैं दोनों सीरीज में नहीं हैं। सीरीज में सुन लो, सीरीज में दो कैपेसिटर सिर्फ तब ही हो सकते हैं जब उन दोनों के बीच में से जो वायर है उससे कोई तीसरा पाथ ना निकल रहा हो। अगर बीच में से तीसरा पाथ निकल रहा है तो ये दोनों सीरीज नहीं होंगे। जैसे इन दोनों के बीच में से एक तीसरी लाइन निकल रही है
तो ये दोनों सीरीज नहीं है, ये दोनों सीरीज नहीं है। अच्छा ये दोनों सीरीज हैं, एक के बाद एक के बाद एक ये फिर ये नहीं, क्योंकि इसके बीच में से तीसरी लाइन निकल रही है। तो ये दोनों सीरीज हैं, ये और ये, इन दोनों के बीच में तीसरी लाइन तो नहीं निकल रही, यानी ये दोनों सीरीज हैं और ये भी सीरीज है, तो ये तीनों के तीनों सीरीज हैं। ऐसे ही सुन लो, कोई भी दो कैपेसिटर्स पैरेलल कब होंगे? मैंने कहा सीरीज तब होंगे जब उन दोनों के बीच में से कोई तीसरा वायर ना निकल रहा हो। ऐसे ही दो कैपेसिटर्स पैरेलल में सिर्फ तब ही होंगे, जैसे ये है कि ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल में सिर्फ तब ही माने जाएंगे बैटरी से लगे हुए जब इन दोनों के बीच में कोई तीसरा कैपेसिटर ना हो। अगर इन दोनों के बीच में यहाँ एक कैपेसिटर आ गया इन दोनों के बीच में इधर, तो ये सीरीज पैरेलल में नहीं रहे। अभी पैरेलल में है, क्यों? क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये पॉइंट ए और बी के बीच लगा हुआ है, जबकि ये वाला कैपेसिटर भी ए और बी के बीच लगा हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल हैं। अभी बताओ, अगर ऐसे कैपेसिटर लगा दिया ऐसे, तो भी प्यारे ये दोनों पैरेलल नहीं रहे, क्योंकि एक पॉइंट ये ले लें सी और ये पॉइंट ले लें डी। तो प्यारे ये देखिए आप जरा कि ये वाला कैपेसिटर कौन से दो पॉइंट्स के बीच लगा है? C1 C2। बहुत पते की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि ये दोनों अभी पैरेलल में हैं या नहीं। अगर बीच में ये लगा दिया हमने, तो आप ये देखिए कि ये C1 ये C2 ये C3, ठीक है, और ये पॉइंट ले लूं X और ये पॉइंट ले लूं Y। C1 वाला किन दो पॉइंट्स के बीच लगा है? A और X के बीच, तो A एंड X के बीच, ठीक है। जबकि C2 वाला किन दो पॉइंट्स के बीच लगा है? जी हाँ, किन दो पॉइंट्स के बीच? किन दो के बीच? A एंड Y के बीच, A एंड Y के बीच। तो फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा लग रहा है देखने में कि ये दोनों पैरेलल में नहीं हैं, लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट्स के बीच हैं। लेकिन आप ये देखो, ये जो X वाला पॉइंट है ये कनेक्टेड किससे है? B से कनेक्टेड है, और X और B के बीच क्या कोई और कैपेसिटर है? नहीं है, सिंपल वायर है। तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। एक्स्ट्रा वायर निकला हुआ है, अगर वायर को एक्स्ट्रा ना करके इन दोनों को पॉइंट को जोड़ दो तो ऐसा लगेगा कि इन दोनों पॉइंट को मिला ही दो ना, जब बीच में कुछ नहीं है तो मिला ही दो ना, और X और B को मिला ही दोगे तो दोनों एक ही पॉइंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे X लिखने की बजाय हम ये कह सकते हैं कि C1 वाला A एंड X की बजाय क्या? B पॉइंट के बीच है। जबकि ये आप देखिए C2 वाला Y और A के बीच था, इधर से तो A है ही, लेकिन ये Y वाला खुद किससे कनेक्टेड है? B से कनेक्टेड है। तो Y एंड B आर एट सेम पोटेंशियल, जिसकी वजह से Y और B एक ही पॉइंट होंगे। तो Y की जगह हम यहाँ लिख दें, अगर Y की जगह क्या लिख दें? B लिख दें, तो आप देखिए C1 वाला भी A और B के बीच आ गया, C2 वाला भी A और B के बीच आ गया। तो ऐसे कैपेसिटर C3 लगने पर भी ये दोनों पैरेलल होंगे। तो फिर से सुन लो, सीरीज में तब होंगे जब उन दोनों के बीच तीसरा तार ना निकल रहा हो, और पैरेलल में तब होंगे जब वो दोनों सेम दो पॉइंट से कनेक्टेड हो या बीच में कोई तीसरा कैपेसिटर ना हो। फिलहाल इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों का निकालते हैं। 3, 2 और 3, ये तीनों सीरीज में ऐड कर दें 3 + 2 + 3। अरे नहीं, सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/c = 1/3 + 1/2 + 1/3। ये लीजिए कितना हो गया? 6 LCM आ गया, 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा, ये हो गया 7/6, और C आपका आ गया कितना? 6/7 पिको फैरेड। इसको इन तीनों के मिलाके को लिख लेते हैं C', ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का मिलाके जो आया है इन तीनों को हटाएंगे, बाकी वैसे ही बना रहने दीजिए। ये C1 था 3 का, ऐसे ही बना रहने दीजिए। ये C1 था, ऐसे ही बना रहने दीजिए। ये C2 था, इन दोनों के भी ऐसे ही बना रहने दीजिए 2 पिको फैरेड का। और इन तीनों की जगह ये C' आ गया। ए वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच इधर से जो एक मिलाके आ रहा है वो एक मिलाके लिख दे रहे हैं इन तीनों के बीच। क्या? कितने का? C' आ गया 6/7।
अब साफ साफ देखिए कौन सीरीज या पैरेलल दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बोले सर ऐसा लग रहा है ये दोनों पैरेलल हैं, तो ठीक है इन दोनों को पैरेलल कर दो। पैरेलल में सिंपली ऐड कर देते हैं, इन दोनों का मिला के कैपेसिटेंस C डबल डैश है, तो ये हो जाएगा C2 प्लस C डैश, यानी 2 प्लस 6/7 एलसीएम शेल्सियम ले लो, 14 प्लस 6 20/7 पिको फैरेड, ये C डैश आ गया। अब क्या करोगे, इन दोनों को हटाओगे, इसी में हटा दे रहा हूं, इन दोनों को हटाओगे और इन दोनों की जगह एक C डबल डैश जो आ गया है वो लिख दोगे, कितना 20/7 पिको फैरेड। अब साफ साफ ये तीनों कैसे हो गए, यहां से यहां तक सीरीज में। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का, 1/1/1 करके निकाल दो। पहला कितना है 3 और ये तो 3 और 20/7, और ये सीरीज के लिए आप एलसीएम लेने से पहले चलो ऐसा करो 7 ऊपर ले जाओ, तो 1/3 प्लस 7/20 प्लस 1/3 एलसीएम आएगा 60, 3 कितने जा 20, 3 21, 3 20 जा होता है, अच्छा ठीक है, और 20 ऊपर आ गया 61, नीचे 60, ये कैपेसिटेंस हो गया। अरे नहीं भैया ऐसे मत कर देना जल्दीबाजी में, गलत बेटा, ये 1/C चल रहा था, इसे आखिरी में उल्टा भी करना पड़ेगा। C = इसका उल्टा होगा 60/61 पिको फैरेड, यूनिट लगाना मत भूलना। ठीक है प्यारे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकालना है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B एज शोन इन द फिगर। कौन सी फिगर, ये फिगर आ गई है आपके सामने, A और B के बीच पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, तो इसमें भी वही करना होगा, सीरीज और पैरेलल देखना होगा कि कितने कितने कौन से सीरीज पैरेलल में। छोटा लिखा हुआ है, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, अभी मैं बड़ा करके बना रहा हूं। बेटा जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूं वो सारी प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल हैं हमारी ऐप पे, जिसको डाउनलोड करके आप ये असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो, सॉल्व वाली भी और प्रैक्टिस के लिए अनसॉल्व वाली भी डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं अभी पॉज करिए और अपनी अटेंडेंस मार्क करिए बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। जल्दी से करिए पॉज और प्रेजेंट मार्क करिए, ताकि आपका नाम हमेशा के लिए इस लेक्चर में दर्ज हो जाए। फिलहाल ए ये है और B ये है, कह रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है 40 माइक्रोफैरेड में सारे दे रखे हैं, माइक्रो 60 10 और 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो प्यारे आगे का बाद में पढ़ेंगे, पहले इन सब का इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप ये देखो कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल। आप साफ साफ देख रहे हैं, बताइए ये दोनों सीरीज हैं क्या? नहीं है, क्योंकि बीच में तार निकल रहा है। क्या ये दोनों सीरीज हैं? हाँ हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई तीसरा नहीं है। ये भी सीरीज है, यहां से यहां सब सीरीज है, 60 सब सीरीज में। तो इन तीनों का मिला के कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 60/3, क्योंकि 3 है तो ये हो जाएगा आपका 20 माइक्रोफैरेड। तो आप क्या करोगे, ये वाले और ये वाले ऐसे ही बने रहने दो और यहां से यहां तक एक डायरेक्ट बना दो 20 माइक्रोफैरेड का। ये लीजिए मैं बना रहा हूं, ये वाला ऐसे ही बना रहने दें 40 माइक्रोफैरेड का, और यहां से निकल रहा है एक ये 10 का और एक ये 10 का, चुन्नू से छोटे छोटे टन नहीं 10 माइक्रोफैरेड के, और यहां से ये था आपका B पॉइंट, और ये यहां से लेकर यहां तक के बीच का आपका एक डायरेक्ट आ गया 20/3। तो ये लीजिए, ये बना दिया आपने 20/3 माइक्रोफैरेड का। अब क्या लग रहा है, कौन सीरीज और पैरेलल? बोले अरे साफ साफ सर ये 10 वाले पैरेलल में ऐड कर देना है 10 और 10 का टागर। क्या हो जाएगा? 10 और 10 का 20 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इन दोनों को हटा दिया और मिला के लिख दिया 20। अरे अब फिर देखने लगा ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल। ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, ये वाला भी सेम 2 पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या कर देना है? ऐड कर देना है 20 और 20/3 को ऐड कर दो। ऐड करने पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
अरे प्यारे ये मैंने 20/3 गलत लिख दिया, 60/3 था, 60/3 का कितना आया था 20, 60/3 का इन सब का मिला के आया था 20। करेक्शन कर लेना, हो जाती है कभी मैनुअल मिस्टेक्स। फिलहाल 20 और 20 पैरेलल में मिलके ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 40। तो इन दोनों को हटाओ और इन दोनों को जगह मिला के लिख दो 40। अरे अब तो और साफ हो गया, साफ साफ। ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में दो मैंने बताए थे इक्वल हैं, 40 के अपॉन 2 कर दो, कितना हो गया 20 यूनिट हो गई माइक्रोफैरेड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अगला, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन, टोटल चार्ज पूछ रहे हैं कितना फ्लो करेगा व्हेन द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, बैटरी जो ए और बी के बीच लगाई, बैटरी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, वो कितने वोल्ट की है 100 वोल्ट की। तो बेटा टोटल चार्ज इतना, टोटल कैपेसिटेंस इतना, टोटल पोटेंशियल 100 वोल्ट, तो लो चार्ज नहीं निकाल सकते। इन तीनों में क्या रिलेशन होती है, यस Q इज इक्वल टू CV। C है 20, माइक्रोफैरेड को कन्वर्ट करो ऐसा यूनिट में लाना है तो 10⁻⁻⁶ और वोल्टेज कितना 100। तो ये हो गया आपका 2 और 1 2 3 0 इसमें कर दें तो 10⁻⁻³ यूनिट क्या हो गई चार्ज की, कूलम। और प्यारे अगर यहाँ पे आप 20 माइक्रो कूलम को कूलम में ना करते, माइक्रो में ही लिखे रहने दो 20 का 20, तो कैपेसिटेंस भी ये जो कैपेसिटेंस है वो 20 माइक्रोफैरेड है, फैरेड में ना करके माइक्रोफैरेड में ही लिखा रहने दो, तो चार्ज भी फिर कूलम की जगह माइक्रो कूलम आ जाएगा। ये लीजिए पोटेंशियल लिखेंगे आप 100, ये वोल्ट में, ये माइक्रोफैरेड में, तो आंसर जो चार्ज का आ जाएगा 2000, यहाँ लिख रहा हूँ 2000, और ये किस में कूलम की जगह माइक्रो कूलम। समझ पा रहे हो? तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बेहतर है ऐसे कर दो। ठीक है, चलिए प्यारे नोट करिए, अपने आप करिए, ये डायग्राम बना के अपने आप करिए और मैच करिए आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। पॉज करने के बाद हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यारे, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर बिटवीन पॉइंट्स X एंड Y। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन, एग्जाम में आने की इसकी बहुत चांसेस हैं और अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ये है आपकी लैडर, ये है आपकी लैडर, इनफाइनाइट लैडर है। इनफाइनाइट लैडर का मतलब ये है कि देखिए यहाँ 1 2 1 2 1 2 लगे हुए हैं, 1 2 1 2 डॉट लगा, यानी आगे ये लैडर चलती जा रही है, चलती जा रही, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट लैडर का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है। बोले सर अगर लिमिटेड 5-10 दे रखे होते तो वो सीरीज और पैरेलल करके हम निकाल लेते, लेकिन इनफाइनाइट है, बिल्कुल चलती जा रही है, उसका कैसे निकालें, तो उसका अपना एक तरीका है बाकियों से अलग। ध्यान से सुनिए, इसका आंसर समझाने से पहले एक कंसेप्ट आपको समझाता हूं, वो समझिए इसमें कैसे अप्लाई होगा। प्यारे मान लें कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी है जैसे 10 स्टेप्स की सीढ़ी है, ठीक है। 10 स्टेप्स की सीढ़ी की कोई एक हाइट रही होगी, कितनी हाइट रही होगी, मान लें कि जैसे 4 मीटर उसकी हाइट रही होगी। अब वो 10 सीढ़ी में एक सीढ़ी और बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली उसकी हाइट जैसे मान लें 4 से बढ़कर 4.4 हो गई, 4.5 हो गई, एक और सीढ़ी बढ़ा देंगे 5 मीटर हो जाए। 10 सीढ़ियों की हाइट 5 मीटर है, तो हर सीढ़ी की हाइट इस तरीके से एक एक सीढ़ी ऐड करते जाएंगे, हाइट आपको बढ़ती हुई दिखती जाएगी, दिखती जाएगी, दिखती जाएगी, जितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ उतनी ज़्यादा हाइट। लेकिन अभी 10 सीढ़ियों की जगह अगर 10 की जगह 1 लाख सीढ़ियाँ हैं, 10 लाख सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसकी कुछ हाइट रही होगी, बहुत ज़्यादा रही होगी। अगर ऐसी सीढ़ियों में एक सीढ़ी और लगा दें तो क्या उसकी हाइट पे कोई फ़र्क पड़ना है? नहीं पड़ेगा ना। इतनी पहले से ही हाइट, उसमें एक सीढ़ी जोड़ दोगे तो कौन सा दिखने वाला है, हाइट बढ़ गई। समंदर है, समंदर में पहले से ही इतना सारा पानी है, एक बूंद पानी डाल दोगे तो क्या पानी ऊपर आ जाएगा? नहीं ना, पानी का लेवल क्या रहेगा, वही रहेगा। अगर एक कोई बड़ी चीज़ है उसमें छोटी चीज़ डालने से, ऐड करने से, सेपरेट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। ऐसे ही यहाँ पे हम ये जो पूरी सीढ़ी है जिसका हमने कैपेसिटेंस निकालना है, उसका कैपेसिटेंस मान लें कितना है, उसका कैपेसिटेंस है आपका C, इस पूरे का C है जो हमने निकालना है।
ठीक है। अब इस पूरे के कैपेसिटेंस C में आप देखिए ये एक तरीके की सीढ़ी है जो कुछ स्टेप से बनी है, जिस स्टेप में बार बार दो कैपेसिटेंस जुड़ रहे हैं, 1 2 1 2 1 2, ये 1 है ये 2 है, ये 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 जुड़ता जा रहा है, यानी हर स्टेप में 1 2 1 2 1 2 लगा हुआ है। पूरी सीढ़ी का कैपेसिटेंस अगर C है तो इसमें हम 1 2 का कैपेसिटेंस फिर से और लगा दें, ये लीजिए ये आपका हो गया 1 ऐसे लगा है और 2 ऐसे लगा है, ठीक है। ये 1 2 1 2 बार बार चले जा रहे हैं, 1 2 1 2 1 2। अगर पूरी सीढ़ी में एक स्टेप और जोड़ दें 1 2 1 2 का, तो क्या इसके पूरे कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये बहुत ही बड़ी सीढ़ी होती, बहुत बड़े कॉम्बिनेशन की लेंथ की होती है, तो पूरे का कैपेसिटेंस C में अगर एक स्टेप और जोड़ देंगे तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इस पूरे का कैपेसिटेंस कितना ही रहेगा, C ही रहेगा। ये लीजिए पूरे का C था, इसमें एक स्टेप और जोड़ दिया 1 2 1 2 का माइक्रोफैरेड, और ये पॉइंट है आपका X और ये पॉइंट है आपका Y, तब भी इसका पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C। तो अब C निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फिगर जो इतनी बड़ी फिगर थी वो इतनी छोटी सी फिगर में कंडेंस हो गई, इसका बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। वो निकाल के जब इक्वल टू C रखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एक इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन से आप C निकाल लेंगे। कैसे बताइए, इसमें कौन सीरीज है कौन पैरेलल? साफ साफ ये दोनों सीरीज हैं। सीरीज में C1 और ये C2, मैंने बताया था C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, इन दोनों का मिला के जो इधर है वो वैसे ही लिखा रहने दे रहा हूं। ये 1 माइक्रोफैरेड का था, ये X है, ये Y है, और इधर है आपका C और 2 और C का मिला के एक साथ यहां लिख दे रहा हूं, क्या इन दोनों के बीच 2 इंटू C अपॉन 2 प्लस C। ये लीजिए सिंप्लीफाई हो गई। अब साफ साफ ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में क्या कर देना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, ऐड 2 इंटू C अपॉन 2 प्लस C में क्या ऐड कर देना है, 1, दिस प्लस दिस, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी किसके बराबर होगा, मिला के C के बराबर ही होगा। कैसे वो समझाया, ये लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम शेल्सियम ले लीजिए, एलसीएम आया 2 प्लस C, तो यहाँ पे हो जाएगा 2C और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस C इज इक्वल टू C। ये 2C प्लस 2 प्लस C, और ये जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, C से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C प्लस C स्क्वायर। ऐसा करने से ये कट गया, ये आपका आ गया C स्क्वायर, ये इधर आके माइनस C और ये इधर आके माइनस 2। ये लीजिए इसको फैक्टराइजेशन करिए, C स्क्वायर माइनस 2C प्लस C माइनस 2 इज इक्वल टू 0, C -2। ये अपने आप करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन ये बच्चों वाली बातें हैं। आप C -2 और C + 1 इज इक्वल टू 0, तो आप देखिए यहाँ पे इधर या तो C क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, या फिर C क्या रहा होगा, -1 रहा होगा, ठीक है, ये या ये। बट बेटा कैपेसिटेंस माइनस में होना तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या ही रहा होगा, C की वैल्यू 2। तो नेट कैपेसिटेंस जो हमने C माना था, जो इसमें जोड़ने के बाद भी C होता, नेट कैपेसिटेंस ही हमने निकालना था X और Y के बीच, जो कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिमाइंड करके समझिए मैंने क्या क्या बोला, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन बिना देखे आप अपने आप सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। 2 माइक्रोफैरेड। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे प्यारे। अगला क्वेश्चन, 4 कैपेसिटर्स कनेक्टेड एज शोन। कहाँ है एज शोन, ये हैं आपके ये 4 कैपेसिटर्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 4 कैपेसिटर्स इस तरीके से कनेक्टेड हैं प्यारे। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है X और Y के बीच। प्यारे अलग क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए प्यारे। बताइए ये चारों सिंपली कैसे होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सीरीज में? जी नहीं, सीरीज में मत कर देना। इन दोनों के बीच तार निकल रहा है, इन दोनों के बीच तार निकल रहा है, दोनों के बीच तार निकल रहा है, तो ये चारों कोई भी सीरीज में नहीं है। पैरेलल में है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि दिखने में तो नहीं लग रहा कि ये पैरेलल है। और सीरीज
मेथड से नहीं लग रहा कि हैं। तो देखें इसको, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपको टर्मिनल्स का कुछ नामकरण करना पड़ेगा जहां जॉइंट्स बने हुए हैं। जैसे पहला जॉइंट यहां है जहां से दो तार निकलना है, एक ऊपर एक नीचे, एक दूसरा, इसका नाम है ए, इसका नाम दे दीजिए बी, एक ये जॉइंट है इसका सी, और अच्छा बी इसका लिखा हुआ है पहले से, तो आप इन दो, इसका नाम चेंज करिए, इसका नाम कर दीजिए सी और इसका डी, और ये है एक्स और ये है वाई। ये 5 माइक्रोफैरेड, 10, 15 और 30 माइक्रोफैरेड में। ठीक है, अभी आप ये देखिए, इसको आपको क्या करना है प्यारे, आप ये देखिए 5 माइक्रोफैरेड वाला जरा बताइए कौन से दो पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है, इधर से A और इधर से C। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं A एंड C के बीच कनेक्टेड है। ठीक है, अभी दूसरे पे आइए, ये 10 माइक्रोफैरेड वाला, 10 माइक्रोफैरेड वाला कौन से दो पॉइंट्स के बीच है, इधर से C इधर से D, तो यहाँ लिख दे रहे हैं C एंड D। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए जो D वाला पॉइंट है वो खुद किससे कनेक्टेड है, A से कनेक्टेड है, और बीच में कोई कैपेसिटर जैसी चीज ही नहीं है, कोई रेजिस्टर, कोई कैपेसिटर नहीं है। तो प्यारे D और A विल बी एट सेम पोटेंशियल। ये अभी मैं पीछे बताते आ रहा था, बीच में तार तो लगा है लेकिन कोई भी डिवाइस नहीं है, रेजिस्टर कैपेसिटर नहीं है, तो इस पॉइंट और A पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ये दोनों सेम पॉइंट्स ही होंगे। प्यारे जैसे अगर मैं बोलूं कि ये कैपेसिटर है इस तरीके से, ये आप देखिए ये ऐसे लगे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये पॉइंट X है, ये Y है, ये A है, B है, C है और D है। अब ये मैं पूछूं ये कौन से दो पॉइंट्स के बीच लगा है, तो आप बोलोगे सर A और B। अरे A और C भी तो बोल सकते हो, B और C के बीच कुछ है थोड़ी, कुछ है ही नहीं, तो A और C भी तो बोल सकते हो। तो आप ये देखो B और C एक ही पॉइंट तो हुए, अगर इन दोनों को एक साथ ऐसे जोड़ दो, ये लो जोड़ दिया, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। B और C को एक ही पॉइंट मान लिया, तो एक ही पॉइंट मान सकते हो अगर उनके बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा है, एक ही पोटेंशियल पे होंगे, वो दोनों एक ही पॉइंट्स होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे D और A एक ही पॉइंट होगा और C और B एक ही पॉइंट होगा। तो यहाँ पे जो आपने बोला कि C और D के बीच है, तो D की जगह तो लिख दो आप A, D की जगह लिख दो A, और C की जगह, C कौन सा पॉइंट है, B, A और ये के बीच में भी कोई कैपेसिटर नहीं है, तो C की जगह लिख दो B। तो आप कह सकते हो 10 वाला B एंड A के बीच है। ठीक है, ऐसे ही ये जो A एंड C था, अब बता दो A एंड C की जगह C वाला कौन सा पॉइंट है, C किससे कनेक्टेड है, B से कनेक्टेड है, तो यहाँ C की जगह क्या लिख सकते हो, यस क्या लिख सकते हो, B लिख सकते हो। तो ये देखिए ये वाला A एंड B के बीच हो गया और 10 वाला भी A और B के बीच हो गया। अभी बनाएंगे, लेकिन इस पे आइए 15 वाले पे। 15 वाला किस किस के बीच है, D और B के बीच। अब जल्दी से बता दो D और B के बीच, D को क्या लिख सकते हो, A, और B को B ही रहने दो। तो ये लो, ये वाला भी A और B के बीच आ गया। ऐसे ही 30 वाले पे आओ। 30 वाला किन दो पॉइंट्स के बीच है, B और Y के बीच, B एंड Y। B को तो B लिखा रहने दो, सब B के टर्म्स में है, Y को Y ही लिखा रहने दो। तो इसकी जगह और कोई टर्म नहीं यूज कर सकते, Y ही है, वो और कोई नहीं है। तो आप ये देखो, आप क्या करो, दो पॉइंट्स बनाओ A और B। ठीक है, A और B। अभी ये A और B जब आपने दो पॉइंट्स बनाए, तो पहला वाला 5 A और B के बीच है, लो 5 वाला A और B के बीच बना दिया। ये 10 वाला भी B और A के बीच है, तो ये लो 10 वाला भी B और A के बीच बना दिया। ठीक है, और ये 15 वाला भी A और B के बीच है, तो 15 वाला भी इधर से A इधर से B, और 30 वाला B और Y के बीच है। B तो ये है और Y यहाँ बना दो। ठीक है, तो B और Y के बीच बना दो कौन सा, 30 वाला। अब साफ साफ, जो पहले नहीं समझ में आ रहा था कौन सीरीज कौन पैरेलल, अब साफ साफ दिख रहा है कौन सीरीज और पैरेलल। तो ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जिन क्वेश्चंस में आपको सर्किट डायग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल। तो प्यारे 10, 5 और 15 पैरेलल में सिंपली ऐड कर दो, 15, 15, 30 हो गया। इन तीनों की जगह मिला के लिख दो 30, और उसके आगे 30 है ही है, 30 और 30 का मिला के सीरीज में हो जाएगा 30/2 यानी 15 माइक्रोफैरेड। सेम जब दो सीरीज में लगे होते हैं तो अपॉन 2, 3 लगे होते तो अपॉन 3। समझ
पा रहे हैं? एक बार फिर से देखिए सर ने क्या बोला, दोबारा सुनने की जरूरत है आपको, और नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिए और अपने आप करने की कोशिश करिए। हम चल रहे हैं आज के इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद एक लेक्चर और है इसी की कंटिन्यूएशन में, वो हम अभी बताने वाले हैं। अभी फिलहाल ये आज के लास्ट लेक्चर पे आइए आप प्यारे। फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल्स X एंड Y ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। बच्चे ध्यान दीजिए, नया कंसेप्ट, हर क्वेश्चन में कुछ नई चीज आ रही है। प्यारे जरा ये बताइए पहले कि ये वाला A और D के बीच लगा है, ये वाला D और B के बीच लगा है। पिछले क्वेश्चन में B पॉइंट को हमने A पॉइंट मान लिया था क्योंकि B और A के बीच कोई भी वायर में कैपेसिटर नहीं था, लेकिन यहाँ ऊपर भी है, यहाँ नीचे भी है, तो ये वैसे सॉल्व नहीं होगा जैसे लास्ट टाइम किया था। यहाँ B पॉइंट को A पॉइंट नहीं लिख सकते, D पॉइंट को C पॉइंट नहीं लिख सकते, बीच में कैपेसिटर है, तो इतनी आसानी से ये नहीं होना है। वहाँ पे वो तीनों पैरेलल आ गए थे, ये तीनों पैरेलल आ गए थे, यहाँ पैरेलल नहीं होंगे। एंड ऑब्वियसली सीरीज में तो है ही नहीं। क्या ये दोनों सीरीज हैं? नहीं, बीच में से तार निकल रहा है। क्या ये दोनों सीरीज हैं? नहीं, कोई भी। क्या ये और ये सीरीज हैं, ऐसे और ऐसे? नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे जाने में बीच में से तार निकल, कोई भी सीरीज नहीं है, कोई भी पैरेलल नहीं है। ये अपने तरीके का स्पेशल क्वेश्चन है, सुपर स्पेशल क्वेश्चन। बच्चे ये क्वेश्चन समझाने से पहले एक अगली यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ, उसी में एक टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होती है, डिटेलिंग तो वहां करूंगा, प्रूविंग वहां पे करूंगा, लेकिन उसका एक कंसेप्ट जो यहां लगना है वो मैं आपको बता रहा हूं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, जैसे इस तरीके से अगर 5 रजिस्टर्स या 5 कैपेसिटर्स ऐसे लगे हैं, एक कैपेसिटर यहां लगा है, एक कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर हो गए? 5 कैपेसिटर इस तरीके से बैटरी से लगे हुए हैं। चलो ठीक है, C1, C2, C3, C4 और C5। वहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटर्स की बजाय हम रजिस्टर्स बनाने वाले हैं। यहाँ कैपेसिटर्स मान लो ऐसे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं प्यारे, 5 कैपेसिटर्स। अब बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अगर वैल्यूज दे रखी हैं तो कौन सीरीज है और कौन पैरेलल? बेटा यहाँ पे कोई सीरीज नहीं। क्या ये दोनों सीरीज हैं? नहीं, बीच में निकल रहा है। क्या ये दोनों सीरीज हैं? नहीं, बीच में निकल रहा है। अरे ये दोनों सीरीज तो हैं जी, नहीं, इन दोनों के बीच में तीसरा तार निकल रहा, कोई सीरीज नहीं, कोई पैरेलल नहीं। बोले सर ये दोनों, अरे सर ये दोनों सीरीज हैं, ये दोनों नहीं, इनके बीच में तीसरा तार निकल रहा, कोई सीरीज कोई पैरेलल नहीं। तो यहाँ कैसे किया जाए, एक स्पेशल कंडीशन आपको देखनी होगी कि कहीं अवेलेबल तो नहीं है वो। फिलहाल ये जो नेटवर्क होता है 5 रजिस्टर्स या कैपेसिटर्स का, जिसमें 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं और बीच में एक ब्रिज टाइप इसको जोड़ रहा होता है, इस रास्ते को इस रास्ते से बीच में ब्रिज बना रहा होता है, इसे हम कहते हैं क्या? व्हीट स्टोन्स ब्रिज, व्हीट स्टोन्स ब्रिज। ठीक है, और व्हीट स्टोन ब्रिज में पूरा कैपेसिटेंस निकालने के लिए कुछ किरचॉफ वगैरह का रूल का यूज़ होता है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसकी एक स्पेशल कंडीशन, अगर जैसे आप ये देखिए, ये 4 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 6 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो ज़रा देखिए कुछ स्पेशल वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं। ज़रा देखिए, ये वाला 4 है, ये वाला 8 है, दिस अपॉन दिस करिए, C1 अपॉन C3 करिए, क्या आया? 4/8 कितना आएगा? 1/2। अच्छा, C2 अपॉन C4 करिए, C2 अपॉन C4, C2 अपॉन C4, 3/6 कितना आएगा? 3/6, 1/2। अरे दिस अपॉन दिस के तो बराबर आ रहा है, ये तो इक्वल आ रहा है। ऐसे व्हीट स्टोन ब्रिज जिसमें इन दो कैपेसिटर्स का रेशियो इन दो कैपेसिटर्स के रेशियो के बराबर होता है, ऐसे व्हीट स्टोन ब्रिज को हम कहते हैं क्या? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड
व्हीट स्टोन ब्रिज। और बेटा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज अगर होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो कुछ ऐसी कंडीशन आती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जो डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, मान लें ये ए बी सी डी, ये जो सी और डी पॉइंट्स हैं, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। जब पोटेंशियल सेम हो जाता है इन दोनों का, क्यों हो जाता है वो अभी नहीं बता रहा हूं, डिटेलिंग आगे। अभी मान लें सेम हो जाता है, अगर ये रेशियो सेम है तो जिसकी वजह से बीच वाली ब्रांच में कोई भी चार्ज ट्रैवल करता ही नहीं है। रजिस्टर्स लगे होते हैं तो बीच वाली ब्रांच में कोई करंट ब्रिज में जाता ही नहीं है। जब यहाँ पे कोई चार्ज करंट जाएगा ही नहीं चार्ज, तो इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप इसको यहाँ से हटा ही दीजिए। हटाने से चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी, आपको दिखने लगेगा अरे सर अब देखिए अब तो बहुत आसान है, ये दोनों सीरीज और ऊपर का एक और नीचे का एक जो आएगा वो पैरेलल हो जाएगा, तो इसको फिर सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है तो बीच वाले को हटा देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। बोले सर अगर बीच वाले के अगर सर रेशियो इक्वल नहीं आया तो, हाँ ऐसा हो सकता है, हुआ तो क्या होगा आगे देखेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें तो रेशियो शायद इक्वल ही आएगा। लेट्स सी, ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। देखिए प्यारे, यहां पे आप जरा देखिए, ये B ये C, ठीक है, और ये इस तरीके से बना दूं मैं, ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है C4 C2 C1 C5 C3, ठीक है, 1 2 3 4 5। बताइए A पॉइंट से X है, X के बाद A पॉइंट है और फिर यहाँ Y। X इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा डायग्राम को। X जो पॉइंट है उससे बाद A पॉइंट है जहां तक कुछ नहीं है। A से 2 कैपेसिटर्स निकल रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये लीजिए एक ऊपर रास्ता बना दिया मैंने। ऊपर कौन सा कैपेसिटर है? C1। और वो कौन से पॉइंट पे जाके खत्म हो रहा है? ये जो C1 है ये कहाँ जाके खत्म हो रहा है? B पॉइंट पे। तो C1 जहां खत्म हो रहा है उसे B बना दिया। अच्छा C3 वाला कहाँ से है? A से स्टार्ट होके D पे खत्म हो रहा है। A से स्टार्ट होके D पे खत्म हो रहा है। C3 वाला A और D के बीच में है, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। C5 किसके बीच में है? D और B के बीच। ये D ये B, तो C5 वाला D और B के बीच बना दीजिए। देखिए मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ कुछ समझ में आने लगेगा। ये C4 वाला किसके बीच है? D से स्टार्ट होके C पे खत्म हो रहा है। D से स्टार्ट होके C पे खत्म हो रहा है। कौन सा वाला? C4 वाला, ठीक है। और ये C2 वाला B से स्टार्ट होके C पे खत्म हो रहा है। B से C पे खत्म हो रहा है C2 वाला। अरे और C के बाद क्या है? Y। अरे ये तो एक व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में ब्रिज। कहीं ये बैलेंस तो नहीं है? देख लेते हैं, वैल्यू डालते हैं। C1 की दे रखी है 5 माइक्रोफैरेड, C2 दे रखा है 10 माइक्रोफैरेड, C3 दे रखा है आपको 2 माइक्रोफैरेड और C4 दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड और 5 है 10 माइक्रोफैरेड। देखें जरा C1 अपॉन C3 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 आया, और इधर 10 अपॉन 4, 10 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 2 5। अरे दोनों तरफ इक्वल आ गया, ये तो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड में आप बीच वाला हटा दीजिए, मैं इसी में हटा दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा रिवर्स करके। अगर बीच वाले को हटा दें तो ऊपर सीरीज नीचे सीरीज, अब अपने आप करिएगा और मैच करिएगा। आंसर 4.67 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 और 10 सीरीज में लगाइएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा के? 5 × 10 अपॉन 5 + 10, और ये सीरीज में 2 और 4 का 2 × 4 अपॉन 2 + 4, और इन दोनों को पैरेलल में, एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे, पैरेलल में ऐड करके चेक करिए आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो प्यारे ये आज का लेक्चर है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, पूरा एक लेक्चर है, 10 क्वेश्चन ये हैं, 10 क्वेश्चन और कराने वाला हूं असाइनमेंट में प्रैक्टिस के लिए। और क्वेश्चन है वो अगले 10 क्वेश्चन करने के बाद जो अगले लेक्चर में करेंगे, लिंक नीचे प्रोवाइडेड हैं सारे के सारे। वो करने के बाद आप फिर इस हालत में होंगे कि कोई भी न्यूमेरिकल आप अपने आप चुटकियों में कर पाएंगे। ठीक है प्यारे, तो अगले लेक्चर का लिंक तो नीचे है। उसके बाद असाइनमेंट में मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी दिए हैं।
एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लगाइएगा, और अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का भी आप पूरा वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपके ऑन डिमांड अगर नहीं होते हैं सॉल्व तो उसका भी वीडियो लेक्चर कैपेसिटेंस का, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स का मैं आपको दूंगा। अगर मजे आए हैं इस लेक्चर में तो जल्दी से पॉज करिए और एक थम्स अप तो बनता ही बनता है। फिलहाल प्यारे, मेहनत करते रहिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।